नमस्कार। हम जो है केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे और केमिकल काइनेटिक्स में फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन अपन देख रहे थे, जिसमें हमने टेम्परेचर तक देख लिया था। हालांकि मैंने आपको बोला था कि टेम्परेचर मैं दोबारा बताऊंगा। हाँ, तो उससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि अपन कुछ फैक्टर्स इसमें से ड्रॉप कर दिया है, भूल गए हैं, उनको देख लेते हैं पहले। ठीक है नहीं है? देखो, एक फैक्टर आपका है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ये एक फैक्टर है, और ये जो फैक्टर है वो एप्लीकेबल होता है केवल रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। कहां होता है भाई? एप्लीकेबल ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है? इनको अपोज रिएक्शन भी कहते हैं। अपन क्या बोलते हैं? अपोज रिएक्शन, वो जो बाई डायरेक्शनल चलती है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आपका बनता है और इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जहाँ पे पाया जाएगा वहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है नहीं है? तो ये फेयर रिवर्सिबल रिएक्शन है। अपनी नॉर्मल जो रिएक्शन होती है उसकी तरह नहीं होती है। फेयर रिवर्सिबल रिएक्शन है। हर रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, लेकिन कहीं पे रियल में दिखाई देती है, कहीं पे दिखाई नहीं देती है ना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हम जब इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो ध्यान रखना, ये रिवर्सिबल इनर्ट गैस जब ऐड करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन में दो कंडीशंस में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। पहला अपन बात कर लेते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, जब वॉल्यूम फिक्स हो जाता है, तो आपका ध्यान रखना है, ये जब वॉल्यूम फिक्स होता है तो इनर्ट गैस का रिवर्सिबल रिएक्शन की रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नो इफेक्ट। क्या भाई? नो इफेक्ट। ध्यान रखना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब इनर्ट गैस ऐड की जाती है तो उसके रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट प्रेशर पे अपन ऐड करते हैं, मान लो कि कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैस के एडिशन पर, ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, अपन क्या करेंगे बेटा? वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और आपको पता है इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होएगा जिधर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। ठीक है नहीं है? गैसियस मॉलिक्यूल आपके ज्यादा होंगे। मान लो कि ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है नहीं है? तो अगर यहाँ पे इनर्ट गैस मिलाई जाती है, ठीक है नहीं है, ये चीज इस पर की जाती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन जब शिफ्ट होता है तो Kf की वैल्यू इंक्रीज होती है, किससे? Kb, बैकवर्ड के कंपैरिजन में। और Kf और Kb का जो रेशियो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, ये कौन सा इफेक्ट है? इनर्ट गैस का इफेक्ट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो इफेक्ट है अपना, वो अपन चेक करेंगे बेटा, कैटालिस्ट तो भूल गए। कैटालिस्ट तो बहुत काम की चीजें हैं, कैटालिस्ट तो भूल गए। कैटालिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन क्या करेंगे, पहले देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। देखो, पहली चीज, न तो ये रिएक्टेंट होता है, न ये प्रोडक्ट होता है, न इसमें कोई भी चेंजेस देखा जाएगा। ठीक है नहीं है? यानी कि रिएक्शन के स्टार्ट में जैसा कैटालिस्ट है, रिएक्शन के एंड में वैसा का वैसा कैटालिस्ट रिकवर होगा। अगर ये रिएक्शन के ड्यूरेशन में कंज्यूम होता है तो वो कैटालिस्ट नहीं है। कैटालिस्ट क्या होता है? अनरिएक्टेड इन द एंड ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के अंत में यानी कि अनरिएक्टेड रहता है, रिएक्शन नहीं करता। क्लियर है? दूसरी चीज, ट्रेस अमाउंट की जरूरत होती है। कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा चाहिए, लेकिन ज्यादातर रिएक्शन में ये ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है। दूसरी चीज, किसी भी केमिकल रिएक्शन को ये इनिशिएट नहीं करवा सकता। कोई रिएक्शन है नहीं हो रही, कैटालिस्ट डाल दिया तो भी नहीं होगी।
समझ में आई बात? और कैटालिस्ट के जैसा एक मिलता जुलता वर्ड है सेंसिटाइजर, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में काम में आता है। अगर मान लो कि फोटो कोई रिएक्शन है और वो फोटोन अपन दे रहे हैं तो भी नहीं हो रही है वो, और उसमें सेंसिटाइजर अगर डाल देंगे तो वो रिएक्शन होने लग जाएगी। तो सेंसिटाइजर कैन इनिशिएट ए रिएक्शन बट कैटालिस्ट नॉट। सेंसिटाइजर किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करवा सकता है, एस्केलेट करवा सकता है, लेकिन कैटालिस्ट जो है इनिशिएट नहीं करवा सकता, ओनली एस्केलेट द रिएक्शन। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये केवल और केवल रिएक्शन को अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है बेटा? पाथ प्रोवाइड। तो पहले पॉइंट पे आ गए अपन, पाथ ऑफ रिएक्शन। पाथ ऑफ रिएक्शन के ऊपर आ गए तो अपन बिल्कुल सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। पाथ ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट, ये पाथ है अपनी रिएक्शन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप चाहो तो इंटरमीडिएट इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगी, इतनी डिटेल में अपन को इसमें नहीं करना है, ये आगे देखेंगे अपन डिटेल से वो भी कैटालिस्ट की कंसेप्ट। तो ये अपना पाथ है, इस पाथ की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो इस पाथ में आप देखोगे यहां पे आपकी एनर्जी है, ये पाथ है, पाथ ऑफ रिएक्शन। इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं, कोर्स ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, रिएक्टेंट जो है अलग अलग एनर्जी के होते हैं, बहुत सारी अलग अलग रिएक्टेंट होते हैं अलग अलग एनर्जी के। तो हम क्या करते हैं, हर एक रिएक्टेंट की एनर्जी पूछ लेते हैं, भाई तुम्हारी एनर्जी क्या है, मेरे को नोट डाउन करवा लो, और तुम कितने रिएक्टेंट हो। तो मैं क्या करूंगा कि जो अपने पास एनर्जी आई है उसको सम कर दूंगा और उसमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का डिवाइड कर दूंगा, जिससे क्या आ जाएगी, अपने पास एवरेज एनर्जी आ जाएगी। ठीक है बेटा? तो एवरेज एनर्जी आ गई अपने पास, क्या है ये, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्या गई है, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है भाई? ऐसे ही प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट की भी पूछ लेते हैं, एवरेज एनर्जी क्या है बता दे भाई। ठीक है नहीं है? तो इधर आप प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी ले सकते हो। प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर रिएक्शंस जो हैं स्पॉन्टेनियस होने के चक्करों में डेल्टा एच को नेगेटिव रखने की कोशिश करती हैं। किसको रखने की कोशिश करती है? डेल्टा एच को नेगेटिव रखने की कोशिश करती है। इसलिए प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट से आपको ज्यादातर रिएक्शंस में कम ही मिलेगी। ठीक है नहीं है? अब ये एक क्या बनाएंगे भाई, ये ट्रांजिशन स्टेट है आपकी, और ट्रांजिशन स्टेट एक एनर्जी बैरियर सेट करता है रिएक्शन के लिए। क्या करता है बेटा? एनर्जी बैरियर, कि भाई जिन जिन रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है वो जाओ और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाओ। कौन बोलता है? ट्रांजिशन स्टेट बोलता है। तो यानी ट्रांजिशन स्टेट तभी बनेगा जब हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होगी। क्लियर है? हाँ जी। अब समझने की कोशिश करना, ये क्या है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्या है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। ये क्या है? एक्सेस एनर्जी देन एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। वो अधिक ऊर्जा जो रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी से ज्यादा होती है और जो रिएक्टेंट के लिए जरूरी होती है उसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट करेंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। अब क्या करेगा, जब भी कैटालिस्ट आएगा तो ये जो पाथ है इस पाथ को चेंज करेगा। वो कैसे करेगा? देखो इधर आपका, देखो हूबहू यही बनाऊंगा मैं, ऐसा कैसा, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट एनर्जी को चेंज नहीं करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, केवल और केवल पाथ को चेंज करेगा। ये देखो पाथ को चेंज कर दिया। ठीक है? अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी पहले वाली ज्यादा है या अब वाली ज्यादा है? पहले वाली ज्यादा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, पहले यहां की एक्टिवेशन एनर्जी इसको लोअर कर दिया, यानी कि पहले रिएक्शन में ये मॉलिक्यूल और इससे ज्यादा एनर्जी वाले ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए थे। अब ये वाला फ्रैक्शन भी इंक्लूड हो गया किसमें? रिएक्शन में, मतलब प्रोडक्ट बनाने की कैटेगरी में शामिल हो गया। तो क्या बढ़ता है इससे? इससे बढ़ता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। वो फ्रैक्शन बढ़ जाता है। इस फ्रैक्शन को बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। तो कैटालिस्ट वर्ड जो है, ध्यान रखना, कैटालिस्ट वर्ड जो है वो किसके लिए आए हैं? टू एस्केलेट ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को त्वरित करने के लिए, तेज करने के लिए, रेट बढ़ाने के लिए। लेकिन अब क्या किया है, कैटालिस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने देखा
कुछ कैटालिस्ट ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, कुछ कैटालिस्ट ऐसे होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं। मैं समझाता हूं आपको। मान लो कि आपको कहीं जाना है और आपको रास्ता नहीं पता, गूगल भी वहां काम नहीं कर रहा है, गूगल मैप यू नो, ठीक है नहीं है। अब हम क्या करेंगे, किसी रोड पे बैठे हुए या किसी घर में या दुकान में बैठे हुए आदमी से अपन पूछेंगे कि भाई मेरे को वहां जाना है, आप बताओ। अगर वो पॉजिटिव आदमी है, सही आदमी है, तो आपको शॉर्टकट बता देगा भाई इधर से इधर यूं चलेगा, तो आप फटाफट अपनी डेस्टिनी के ऊपर पहुंच जाओगे। अगर वो नेगेटिव आदमी है, गलत आदमी है, तो वो क्या करेगा, वो चक्कर कटवाएगा आपको, पहले वहां जाना, वहां जाना, वहां जाना और फिर वहां आना, तो लंबा रास्ता। तो आपको टाइम किस में लगा, लंबे वाले में लगा। वैसे ही चलता है। तो कैटालिस्ट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक तो पॉजिटिव कैटालिस्ट, ठीक है बेटा, और एक जो है आपका नेगेटिव कैटालिस्ट। कैटालिस्ट को ही डिवाइड कर दिया हमने दो भागों में, एक तो पॉजिटिव कैटालिस्ट और एक नेगेटिव कैटालिस्ट। तो जो पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है उसको तो हम कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं, प्रोमोटर, प्रमोटर बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, प्रमोटर। किसी भी रिएक्शन को एनहेंस करने वाला, किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाने वाला, प्रमोटर, ठीक है नहीं है। और ये कहलाता है इनहिबिटर। क्या कहलाता है, इनहिबिटर या पॉइजन। आपने कुछ सुना होगा, मैं समझा देता हूं। जब आप एल्कीन का कैटालिटिकल रिडक्शन करवाते हो निकल पैलेडियम प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो एल्केन में कन्वर्ट होती है। एल्काइन का भी करवाते हो तो वो एल्केन में कन्वर्ट होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें क्विनोलिन या BSO4 कैल्शियम कार्बोनेट ये डाल देते हैं, तो पैलेडियम जो आपका कैटालिस्ट है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, और वो क्या करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, उस एल्काइन को केवल एल्कीन तक ही कन्वर्ट करेगा। तो प्रमोटर इस पर, ये इनहिबिटर इस प्रकार के होते हैं। तो ये क्या करेंगे, इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, और ये क्या करेंगे, डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपसे पूछा जाए कि भैया एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या करेगा, इंक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा ये, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत कोई समस्या, बिल्कुल सेट, सिंपल है। तो इस प्रकार से अपन कैटालिस्ट, बाकी की मैं कैटालिसिस के ऊपर एक अलग से 2 घंटे का वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूंगा काइनेटिक्स के व्यू से, ठीक है नहीं है। उसमें आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि कैटालिस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, और कहां कहां ये कहां इसकी जरूरत पड़ती है, कहां नहीं पड़ती, ठीक है नहीं है। चले बेटा, तो अब अपना जो नेक्स्ट फैक्टर है वो टेम्परेचर है, और मेरे हिसाब से 12, 13 और 14 आपका फैक्टर आ गया है, कौन सा, टेम्परेचर, ठीक है बेटा। और मैंने आपको कल बताया था टेम्परेचर जो है 99% रिएक्शंस जो हैं टेम्परेचर से अफेक्ट होती हैं, और 99% रिएक्शंस जो होती हैं कुछ इस प्रकार का इफेक्ट रखती है कि टेम्परेचर जब भी बढ़ाओगे तब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, और वो जो इंक्रीमेंट होता है वो बेटा या तो होगा रेट और के पर ही देख रहे थे अपन, है ना, और यहां पे क्या था भाई, टेम्परेचर, ये होता है इस प्रकार का, या तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट बोलते हैं इसको, या अपन बोलते हैं पैराबोलिक इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, पैराबोलिक इंक्रीमेंट। कभी भी मान लो क्वेश्चन आ जाए तो पैराबोलिक इंक्रीमेंट, या अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट, ठीक है बेटा। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है, ये कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिन पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है, रेट और के में और टेम्परेचर में कर्व खींचेंगे तो ये आएगा। मैंने आपको बताया था ये कौन कौन सी रिएक्शन है बेटा। पहली रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन, दूसरी होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, और तीसरी होती है रेडियो एक्टिव डीके। कोई दिक्कत, चलो ये दो आपको मैंने बता दिए थे। अब मैं थर्ड पे चल रहा हूं। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिन पर ऑप्टिमम इफेक्ट होता है। ऑप्टिमम इफेक्ट का मतलब हो गया, देखो पहला हो गया आपका ये वाला, दूसरा हो गया ये वाला, और तीसरा अपन ले रहे हैं ऑप्टिमम इफेक्ट। ऑप्टिमम इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि एक फिक्स टेम्परेचर पर, देखो एक टेम्परेचर पे मैक्सिमम, उससे कम टेम्परेचर पे मिनिमम, और उससे ज्यादा टेम्परेचर पे भी मिनिमम, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर।
है ना, और यहाँ पे रिएक्टिविटी लिख दो आप, क्या लिख दो, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ प्रोसेस की रिएक्टिविटी। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रोसेस की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। अच्छा, आइडिया लग गया होगा कहाँ कहाँ काम में आता है। एक तो ध्यान रखना, जितनी भी कैटालिटिकल रिएक्शन है वहां पे काम में आता है, क्योंकि कैटालिटिकल मान लो, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन मान लो, एंजाइमेटिक रिएक्शन मान लो, वहां पे ये वाला फैक्टर काम में आएगा। क्यों? क्योंकि इन सब में क्या होता है बेटा, एक्टिव साइट्स होती हैं। क्या होती हैं? एक्टिव साइट्स। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा दिया तो एक्टिव साइट मतलब डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपने ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो जो अपना कैटालिस्ट है, अपना एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से ये ऑप्टिमम इफेक्ट क्या होगा बेटा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर तक रिएक्टिविटी शो करते हैं, उसके बाद रिएक्टिविटी नहीं आती। ठीक है बेटा। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, देखो, जो और भी विगेरस होती है। ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल। अब वो नॉर्मल रिएक्शन चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, डजंट मैटर। लेकिन अगर कोई पहले से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उसको हम और टेम्परेचर दे रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन सडन इंक्रीज होगी। क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन सडन इंक्रीज होगी, और ये कहलाती है एक्सप्लोसिव रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? एक्सप्लोसिव रिएक्शन। इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं जलती में पुला सरकाना। याद है? पता है? बताने की जरूरत नहीं है। मतलब घर में कोई लड़ाई हो रही है और उसको अपन और भड़का रहे हैं, तो वो वाली स्थिति है। एक्सप्लोसिव रिएक्शन के लिए ऐसा कर्व आता है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें फ्लैक्चुएट होता है। क्या होता है बेटा? फ्लैक्चुएट होता है। तो फ्लैक्चुएट कैसे होगा वो चेक कर लेते हैं हम फिफ्थ इफेक्ट में, कि फ्लैक्चुएट कैसे होगा। फ्लैक्चुएट कैसे होगा? फ्लैक्चुएट का मतलब कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। और ये होता है कंबंशन ऑफ कार्बन में। जब कार्बन का कंबंशन होता है, ठीक है नहीं है, तब ये चीज फ्लैक्चुएट होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्रेफाइट को आप जलाओ, आप डायमंड को जलाओ, तो रेट ऑफ कंबंशन जो है टेम्परेचर देने पर वो कम ज्यादा होती रहती है, फ्लैक्चुएट। और एक ऐसी होती है जिस पर इनवर्स इफेक्ट होता है, उल्टा इफेक्ट होता है, बिल्कुल अपन सोच भी नहीं सकते इस टाइप का इफेक्ट होगा। देखो वो कौन सा इफेक्ट है, वो कहलाता है, आपको बहुत फेमस रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है? 2NO और 2NO। ये वाली एक फेमस थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इस पर कैसा इफेक्ट आता है? वो ऐसा आता है कि आप रेट और के में जब कर्व खींचोगे, ठीक है नहीं है, तो कर्व ऐसा आएगा। इसका कारण समझाऊंगा मैं आपको। ऐसा आएगा, क्यों आएगा मैं समझा देता हूं। ये जो NO2 होता है ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। क्या होता है? टेम्परेचर सेंसिटिव। तो जब आप इसको टेम्परेचर, इस रिएक्शन पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस NO2 का डिकम्पोजिशन वापस इसी तरफ हो जाता है। तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल ही नहीं पाती। इस कारण से अपन क्या बोलते हैं, ठीक है नहीं भाई, प्रोडक्ट डिकम्पोज हो रहा है रिएक्टेंट में। अब आप लोगों के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, भैया रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन से भी तो दे सकते हैं अपन रेट। तो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो आपकी डिक्रीज हो गई ना, और डिकम्पोजिशन भी कम हुआ है। किसका? रिएक्टेंट का। आप रेट तो उसी से दोगे। समझ में आई बात? तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है फेमस, और आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर सेंसिटिव होता है NO2, यानी कि अनस्टेबल होता है टेम्परेचर। और जब इसको टेम्परेचर देते हैं तो ये NO और O2 में क्या होगा? टूट जाएगा, टूटने की कोशिश करता है। ठीक है नहीं है? हाँ, तो इसलिए इस प्रकार का इफेक्ट आता है। अब अपने पास सवाल ये उठता है कि भैया टेम्परेचर के ऊपर ऐसा इफेक्ट कैसे आया, किसने समझाया, कौन कौन सी चीजें हैं जो समझाती हैं इस चीज को। तो ध्यान रखना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टू थ्योरीज। फर्स्ट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी एंड सेकंड इज आर्रेनियस एक्टिवेशन एनर्जी थ्योरी। तो अपन को पहले वो दो थ्योरीज पढ़नी है, उसके बाद में अपना टेम्परेचर इफेक्ट कंप्लीट होएगा, और इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस अपन देख लेंगे। इससे पहले एक चीज नोट कर लेना कि रेट ऑफ रिएक्शन नेवर डिपेंड ऑन मोलिकुलरिटी
ऑफ रिएक्शन, ठीक है, साइज ऑफ वेसल एंड शेप ऑफ वेसल, ये तीन चीजें हैं जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी डिपेंड नहीं करेगी। आप सिलेंड्रिकल ले लो, आप स्फेरिकल ले लो, रिएक्शन होगी जो होगी, या क्यूब शेप ले लो, जैसे होनी है वैसे होगी। शेप पर डिपेंड नहीं करता, मोलिकुलरिटी पर डिपेंड नहीं करता, साइज पर डिपेंड नहीं करता। बस ये ध्यान रखना कि साइज के हिसाब से मोलिक्यूल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि इतना बड़ा रूम है, रूम में बहुत सारे अपन ने गैसियस मोलिक्यूल डाल दिए हैं और उसको छोटा सा क्यूबॉइड में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन को पर यूनिट वॉल्यूम जो है आपका चेंज हो जाएगा। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि पर यूनिट वॉल्यूम जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन पर यूनिट वॉल्यूम वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो वैसे ही रहने चाहिए। तो फिर साइज पर डिपेंड नहीं करता है। दिमाग में फिट रखना इन तीन फैक्टर को। मॉलिक्यूलरिटी पर डिपेंड नहीं करती है, साइज ऑफ वेसल पर डिपेंड नहीं करती है, शेप ऑफ वेसल पर डिपेंड नहीं करती है। और कब क्यों नहीं करती वो आपको बता दिया है मैंने, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत? चलो इसको देख लेना आप, फिर आगे बताता हूँ। टेम्परेचर का किसी भी रिएक्शन की रेट पर जो इफेक्ट है वो मतलब एक इवोल्यूशन है पूरा का पूरा। एवोल्यूशन के ऊपर अपन को जाना नहीं है, ठीक है। ये सबसे पहले हुड्स आया, हुड्स ने एक रिलेशनशिप दिया K = A - B/T, ठीक है। इतना अपन को नहीं चलना है, K = A - B/T, कोई मतलब नहीं है इनका। फिर उसके बाद आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी आई। टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी ने ये कहा कि जब किसी भी रिएक्शन, ठीक है नहीं, जो होमोजीनियसली, खास बात ये एक फेज में होना चाहिए, ठीक है नहीं है, यानी कि गैसियस फेज रिएक्शन के ऊपर ज़्यादा इनका फोकस रहा है, ज़्यादा होमोजीनस टाइप में, ठीक है नहीं। जब उसको थर्मल कंडीशन में लाया जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तो ये देखा गया कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 और 3 के बीच में वेरी करती है, यानी कि 2 से 3 गुना इंक्रीज हो जाती है। तो हमारे पास जब इंक्रीमेंट रेशियो आ जाता है तो बहुत सारी जो कंक्लूजन है वो अपने पास निकल के आते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोल्व होने लगती हैं, ठीक है नहीं है। और उसके लगभग 50 से 60 साल बाद में आर्रेनियस ने एक बहुत दमदार कंक्लूजन दिया। आर्रेनियस ने अपनी एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट थ्योरी जो यहाँ पे रखी। हालांकि आर्रेनियस हर जगह अपनी टांग फंसाता है, चाहे वो इलेक्ट्रो हो, चाहे यानी कि इक्विलिब्रियम हो, चाहे ये हो, चाहे एसिड बेस थ्योरी हो, ठीक है। काइनेटिक्स में भी दिया है, तो काइनेटिक्स में उसने 1/2 इक्वेशन का यूज में लेते हुए अपनी एक इक्वेशन बनाई जिसको अपन कहते हैं आर्रेनियस इक्वेशन। वो इक्वेशन पूरी तरह जस्टिफाई करती है, एक्सप्लेन करती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो अपन केवल यहाँ पे 2 ही थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। पहली है टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी और जो सेकंड है वो है आर्रेनियस थ्योरी। तो सबसे पहले अपन कंक्लूड के तौर पे क्या निकालते हैं अपन, टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी, ठीक है। इसका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूं अभी आपके सामने कि व्हेन, क्या कहना चाह रहा हूं वो लिख लेना। व्हेन 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीजेज फॉर होमोजीनस रिएक्शन, देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 2 or 3 times, ठीक है। इसको थ्योरेटिकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी का आपने लिख लिया जो है, ठीक है। तो देखो इधर मान लो एक रिएक्शन को ए से बी के लिए, ठीक है भाई, और हम क्या करें, इस रिएक्शन को दो टेम्परेचर पे ले रहे हैं, एक तो T केल्विन पर और एक T+10, चलो डिग्री सेंटीग्रेड ले लेता हूँ मैं, केल्विन को हटा देता हूँ क्योंकि केल्विन के आपके दिमाग में गड़बड़ करेगा, ठीक है बेटा। देखो फिर क्या लिख दिया मैंने, इसको ले लो T डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट आया अपने पास वो इस रिएक्शन के लिए KT आया और इस रिएक्शन के लिए आया KT+10। और जब हमने इसका रेशियो लिया KT+10 डिवाइडेड बाई KT का, तो ये हमारे पास 2 से 3 के बीच में आया। या आप बोल सकते हो, देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइजेज होते हैं, वो समझना। ये वाला आपका क्या कहलाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट रिलेशन, ठीक है। और KT+10 और KT का रेशियो जो है वो क्या लाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको अपन टेम्परेचर कोफिशिएंट को जीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, Z टाइप में रिप्रेजेंट कर लिया, कोई दिक्कत, रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। अब सुनना क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए
कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड किसी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज होती है, 2 या 3 या 1.5। तो एवरेज मत लेने बैठ जाना इसका, या 2.5, एवरेज नहीं लेना है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 2 अपना पहला ऑप्शन होना चाहिए और 3 सेकेंड होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इसने मान लो कि भाई 100 रिएक्शंस की स्टडी की है, उनमें से 70% रिएक्शंस ने ये रेस्पॉन्स दिया, लगभग 15% रिएक्शंस ने ये रेस्पॉन्स दिया, कुछ रिएक्शंस ने 1.5 के आसपास का रेस्पॉन्स दिया और कुछ रिएक्शंस ने 3.2, 3.5, 4 इनका रेस्पॉन्स दिया। टेम्परेचर कोफिशिएंट इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, अभी कोरोना की ड्रग का वो चल रहा है तो यही 100 लोगों पर ट्रायल होता है, 100 से 100 लोगों पर ट्रायल होता हुआ चलता है। पहली फेज में 100 लेते हैं, दूसरी फेज में 250 लेते हैं, फिर 300 लेते हैं, उस हिसाब से चलता है। ठीक है नहीं, तो ज़्यादातर लोगों पर साइड इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब नहीं होता, तो वो दे देते हैं अपन दवाई वगैरह अप्रूवल। तो वैसे ही इसको अप्रूवल मिला हुआ है 2 to 3 टाइम बाद। ठीक है नहीं, इसको अपन यूनिवर्सली कैसे लिखेंगे वो लिख लेते हैं। यूनिवर्सली देखो आप, यूनिवर्सली कैसे लिखेंगे, के टी प्लस, ठीक है, डेल्टा टी अपॉन के टी। ये आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया है, 20 बढ़ाया तो 20 आ जाएगा, 30 बढ़ाया तो 30 आ जाएगा, 50 बढ़ाया तो 50 आ जाएगा। ठीक है, और ये जेटा और यहाँ पे डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 10। इस फैक्टर को या इस फॉर्मूले को अपन को ज्यादातर जो है वो यूज में लेना है, इसी से आपके न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। देखो, इस थ्योरी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि इसने क्वांटिटेटिवली अप्रोच की है, क्वालिटेटिव अप्रोच नहीं की। कोई भी रिएक्शन इसने नहीं बताई कि वो किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रही है। बस इसने ये कहा कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करेंगे कि वो रेट कांस्टेंट की बात करेंगे। रेट कांस्टेंट किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी अपनी बात अधूरी है, मेरे को जल्दी थी थोड़ी फैक्टर ऑफ फैक्टिंग बताने की, इसलिए कर नहीं पाया बात। ठीक है कि, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको कि इसने टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी में क्या बताया कि वो सार की रिएक्शनों का एनालिसिस करके इसने ये पाया कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। जबकि हमने एंटी आरएनएस रिएक्शन भी देखी थी जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट क्या हो रहा था, आपका कम हो रहा था। ठीक है कि नहीं है, तो ऐसे असप्शन भी हैं इसमें। इसने क्या किया, रीजन नहीं बताया कि क्यों बढ़ रहा है। आरएनएस ने विद रीजन एक्सप्लेन किया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ेगी और क्यों कम हो सकती है, वो भी बताया। दोनों चीजें अपन डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने नहीं देखा होगा रीजन ऐसा कि डिक्रीज क्यों होती है, आप यहाँ पे देख पाओगे कि डिक्रीज क्यों हो रहा है, वो मैं बिल्कुल आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, विद एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इससे अपन न्यूमेरिकल वगैरह कर सकते हैं। पूरी तरह क्वालिटेटिव है, पूरी तरह क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। ठीक है नहीं है। अब इसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है नहीं, देखो इधर सबसे पहला क्वेश्चन है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस व्हेन वी राइज 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या किया है कि रिएक्शन ली है, उस रिएक्शन का टेम्परेचर क्या था नहीं बताया, क्या कर दिया नहीं बताया, बस इसने बता दिया कि उस कितना भी था 50 डिग्री अपन ने बढ़ा दिया। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे देखो कि आप खास बात है कि अपने पास टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं है। अगर किसी रिएक्शन में, किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन नहीं होता है तो आप उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 मानोगे। कितना अज्यूम करोगे बेटा, 2 अज्यूम करोगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना अज्यूम करोगे, 2 अज्यूम करोगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है आपका कितना आ गया, कोफिशिएंट वो आ गया 2। और अपना जो फॉर्मूला है के टी प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, 2 डेल्टा टी बाई 10 ये बन जाएगा। गिवन है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो अपन 2 मानेंगे, 3 नहीं मानेंगे, 2.5 नहीं मानेंगे, 1.5 नहीं मानेंगे, केवल 2 अज्यूम करना है। ठीक है नहीं है, तो यहाँ पे 2 रख दिया, 50 यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाई 10 और 2 की पावर जो 5 होती है, यानी 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है
तो आप देख लो कि कितना हो गया, 4, 8, 16 और 32, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज होगी, 32 टाइम्स इंक्रीज। अगर इसी क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर दूं मैं, और मॉडिफाइड करके मैं क्या कहूं कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसका जो शुरुआती टेम्परेचर था वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना था, यानी कि आपने पहले टी की बात करी, फर्स्ट टी की, ठीक है, मैंने T1 बोल दिया, क्या बोल दिया, T1 बोल दिया, और उसके बाद आपने दूसरा टेम्परेचर जो है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया। कितना ले लिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी इंक्रीज होगी, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, टेम्परेचर का डिफरेंस लेना पड़ेगा, और जहां पे डिफरेंस लेते हैं वहां पे केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डिग्री सेंटीग्रेड में कर सकते हो, क्योंकि केल्विन का डिफरेंस और डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस वही आएगा, ठीक है। तो 75 माइनस 25 या वही आ रहा है 50 रखो, आंसर निकालो, वही आएगा, ठीक है नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़ी ध्यान से आपको पढ़ना है कि उस टेम्परेचर से बढ़ाया है, नहीं समझ में, उस टेम्परेचर से बढ़ाया है या फिर अलग ही दिया है। जैसे समझना, आपको ये कह रहे हैं कि एक रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन दे दिया आपको कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आप ये मत सोचना मैं फर्स्ट ऑर्डर के पीछे क्यों पड़ गया, वो तो कोई सी भी ऑर्डर ले सकती हो, ठीक है। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन वी राइज टेम्परेचर अप टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना भाई, 75। हमने क्या किया, इस 25 डिग्री से कितना ले गए, 75, और एक क्वेश्चन वो एक ये इसकी जगह आपका क्या लैंग्वेज सेट हो सकता है, और व्हेन वी राइज टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ रिएक्शन। हमने क्या किया, इन दोनों में आप समझना लैंग्वेज डिफर। इसमें कहा गया कि 25 से 75 डिग्री तक बढ़ा दिया आपने, इसमें क्या गया है कि अपन ने 50 डिग्री बढ़ा दिया टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे जो आपका T1 टेम्परेचर तो ये रहा, और इसका जो T2 टेम्परेचर है वो आपको डायरेक्ट दे दिया, और इसका आपको T2 टेम्परेचर वो डिफरेंस लेके निकालना पड़ेगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है नहीं। तो लैंग्वेज को ढंग से पढ़ लेना। अगर गलती से आपने इसका डिफरेंस लेकर निकाल दिया तो वो पहला ऑप्शन मिल जाएगा, एग्जामिनर आपकी ले लेगा। तो एग्जामिनर को देनी नहीं है, आराम से पढ़ना है, समझना है, सोचना है, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत बेटा, इजी कंसेप्ट है, आराम से समझना है, आराम से चलना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। For a first order reaction, when 10 degree centigrade temperature increases, then rate of reaction increases 1.5 टाइम। यहाँ पे बोल दिया उसने कि 1.5 टाइम आपको रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करनी है। कब, तो पहला है एंड वी इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन कितना दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपने 10 डिग्री बढ़ाया था पहले, दूसरी बार में 50 बढ़ा दिया। 10 डिग्री बढ़ाने पर ये, अब क्वेश्चन देख लो, देन फाइंड टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो 10 डिग्री पर जो इंक्रीज होके आता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट आता है। इसका मतलब इसका आंसर तो देखते ही हो गया, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। सोल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना सोल्व करने की जरूरत, इसको तो देखते ही हो गया। रेट आफ्टर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको देखना है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में क्या रहेगी रेट। तो देखो इधर टेम्परेचर कोफिशिएंट KT प्लस डेल्टा T अपॉन KT, ये क्या जाएगा, कितना आएगा डेल्टा T अपॉन 10। तो ये अपना 1.5 माना है, डेल्टा T आपका 50 है, डिवाइडेड बाई ये 1.5 को आप की पावर 5 मल्टीप्लाई कर लो, कुछ 7 पॉइंट के आसपास आएगा, चेक कर लेना एक बार। हाँ बेटा कितना आएगा, 7 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से
इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है जैम वगैरह में पूछे जाते हैं, लोअर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नेट में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, नहीं है इंटरव्यू वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, मुझसे पूछा हुआ है। ठीक है, कोलेल एक्सेसिव का जो इंटरव्यू हुआ था यही क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, और क्यों होता है ये पूछा गया था। ठीक है, अपनी आरएनएस थ्योरी वगैरह पूरी डिटेल से पूछी गई थी, तो थोड़ा सा फोकस करना है अपन को। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत। तो इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट में अपन आरएनएस थ्योरी लेके आएंगे, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी है, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखते हैं अपन। आरएनएस थ्योरी पूरी एक्सप्लेन करेंगे उस वीडियो में, और एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे जितने भी आरएनएस इक्वेशंस पर पूछे गए हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।